हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ सुकन्या और फिलहाल मैं अपने चैनल पे अपनी प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो मैंने ऑलरेडी मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर जर्नी शेयर कर दिया है, तो अगर आपने मिस कर दिया है तो उनको ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। आज के वीडियो में मैं अपनी जो थर्ड ट्राइमेस्टर जर्नी है वो शेयर करने वाली हूँ। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरी जो थर्ड ट्राइमेस्टर की शुरुआत थी वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाई थी, बिकॉज आई वॉज इन अ बेड रेस्ट एंड मेरी सर्जरी भी हुई थी। तो किस बात की सर्जरी हुई थी, मैं क्यों बेड रेस्ट पे थी, तो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में शेयर कर दिया है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो 28th वीक में मेरा जो फर्स्ट स्कैन था थर्ड ट्राइमेस्टर का वो शेड्यूल था, एंड दैट इज़ ग्रोथ स्कैन, और उसके साथ ग्लूकोज टेस्ट, यूरिन टेस्ट एंड ब्लड टेस्ट भी शेड्यूल था। तो ग्लूकोज टेस्ट जो है यूजुअली डॉक्टर 5th मंथ में सजेस्ट करते हैं, बट उस टाइम पे मेरा नहीं हुआ था। एंड थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ना मेरा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल था वो चेक किया गया था, एंड वो हमेशा नॉर्मल आता था। तो कभी डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट भी नहीं किया था, क्योंकि अभी एंड टाइम था। तो सेफर पॉइंट में डॉक्टर ने कहा एक स्पेसिफिक ग्लूकोज टेस्ट आप करवा लो, जो कि ना ग्लूकोज का पानी पिला के जो टेस्ट होता है, मैं उस टेस्ट की बात कर रही हूँ। सो एक्चुअली होता क्या है ना, प्रेगनेंसी में बहुत सारे लेडीज़ को डायबिटीज़ हो जाता है, जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। ये प्रेगनेंसी के दौरान ही होता है। तो इसके लिए आपके बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। सो ग्लूकोज टेस्ट दो तरीके के होते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट एंड ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। ये दोनों ही किया जाता है टू चेक हाउ वेल योर बॉडी प्रोसेस शुगर और रिस्पॉन्स टू शुगर। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट जो है इसे कराने के लिए आपको पहले से 8 घंटे का एक फास्टिंग करना पड़ता है। उसके बाद फास्टिंग में ही आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है, एंड देन आपको ग्लूकोज का पानी पिलाया जाता है। उसके बाद 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है। और ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट में जो फास्टिंग वाला पार्ट है वो नहीं होता है, सीधा डायरेक्ट आप ग्लूकोज का पानी पीते हो, उसके 1 घंटे 2 घंटे बाद आपको ब्लड सैंपल देना पड़ता है। तो मेरा जो हुआ था वो ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट हुआ था। और इसका रेंज कैसा होना है, तो जो डायबिटीज़ का जो रेंज है, मतलब अगर आपका 140 के नीचे है तो वो नॉर्मल है, 140 से 200 के इन बिटवीन है तो प्री डायबिटिक, एंड 200 से ज़्यादा होता है तो डायबिटिक होता है। सो मेरा रिपोर्ट 116 आया था, विच इज़ नॉर्मल। एंड बीइंग अ बंगाली गर्ल, आई लव टू ईट स्वीट्स, मतलब हद से ज़्यादा मुझे स्वीट पसंद है। एंड मैंने पूरी तरीके से कट ऑफ कर लिया था, मतलब बिफोर कंसीव मैंने इनटेक कम कर दिया था, एंड आफ्टर कंसीव मैंने पूरी तरीके से त्याग दिया था स्वीट को। इट वॉज़ हार्ड बट आई हैड टू डू इट। तो जब मैंने रिपोर्ट देखा आई वॉज़ हैप्पी कि चलो डायबिटीज़ नहीं है। बिकॉज क्या होता है ना, प्रेगनेंसी में अगर डायबिटीज़ हो जाता है तो बेबी को भी इफ़ेक्ट पड़ता है। देयर इज़ अ हाई चांस कि बेबी को भी डायबिटीज़ हो जाए। बेबी का वेट अननेसेसरी इंक्रीज़ हो जाता है। आपने सुना होगा बर्थ वेट जो है वो 4 kg 5 kg का बच्चा, 6 kg का बच्चा भी आजकल बहुत सुनने को मिलता है। तो ये हेल्दी वेट नहीं है। 3.5 जो है उतना तक मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा अगर होता है ना तो वो हेल्दी नहीं होता है। इसके अलावा प्रीमेच्योर बेबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फिर बेबी को जॉन्डिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लॉट मोर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, एंड आपका जो प्रेगनेंसी है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसका भी जो कॉस्ट है, खर्चा वगैरह सब कुछ बहुत बढ़ जाता है। अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाता है तो ये प्रेगनेंसी के बाद चला भी जाता है, वो थ्रूबर आपका लाइफ टाइम नहीं रहता है। बट प्रेगनेंसी के दौरान बेबी को सेफ, बेबी को हेल्दी रखना ही हमारा मोटिव होता है। तो इसीलिए आप स्वीट खाइए, बट थोड़ा सा लिमिट में। आई नो क्रेविंग में बहुत लेडीज़ को ऐसा होता है कि स्वीट की क्रेविंग हो रही है, बट फिर भी हमें बैक एंड द माइंड ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो भी हम इनटेक करते हैं वो हमारे बेबी को इफ़ेक्ट करता है। तो इसीलिए खाने का मन तो सब कुछ करता ही है इस टाइम पे, तो खाइए लेकिन लिमिट पे खाइए। अब यूरिन टेस्ट जो है ये डॉक्टर आपको प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी सजेस्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर उनको लगे कि यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं तो वो आपको ये टेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं। तो मेरा सजेस्ट कुछ नहीं था, तो मेरा कभी भी ये टेस्ट नहीं हुआ था। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट मोमेंट था, तो डॉक्टर सेफर पॉइंट में सारी ही चीज़ें चेक करके रख रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने मुझे ये टेस्ट करने के लिए कहा था। सो प्रेगनेंसी में ना यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एंड उससे बेबी को हार्म भी होता है। तो इसीलिए पब्लिक टॉयलेट आप थोड़ा अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। एंड हाइजीन आपको बहुत मेंटेन करना पड़ता है आपके प्राइवेट पार्ट्स के, तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ता है। तो 28th वीक में मैं गई ग्रोथ स्कैन के लिए डरते डरते, बिकॉज प्रीवियस स्कैन का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा नहीं था। सो इसीलिए बहुत डर लग रहा था, बट रिपोर्ट बहुत अच्छे आए थे, बेबी का डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, तो आई वॉज रिलैक्सड।
एंड इसके साथ मेरा ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट एंड ग्लूकोज टेस्ट भी उसी दिन हुआ था, तो उसके भी रिपोर्ट आए थे, सब सही था। सिर्फ ब्लड टेस्ट में कुछ थोड़ा ऊपर नीचे था, वो मैं आगे वीडियो में आपको बताती हूँ। तो ये जो ग्रोथ स्कैन है ना, ये प्रेगनेंसी के दौरान आपको लास्ट ट्राइमेस्टर में डॉक्टर एक से अधिक बार सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बेबी का डेवलपमेंट चेक करना पड़ता है, क्लोजली मॉनिटरिंग करना पड़ता है, क्योंकि डिलीवरी के नज़दीक आप पहुंच जाते हो, तो इसीलिए तो ये एक से ज़्यादा बार हो सकता है। तो 28th वीक में मेरा एक ग्रोथ स्कैन हुआ था और नेक्स्ट ग्रोथ स्कैन जो था वो 34th वीक में डॉक्टर ने शेड्यूल किया था। सो मैं सारे रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास गई एंड जो मेरा ब्लड टेस्ट रिपोर्ट था उसमें LFT के अंडर SGPT एंड SGOT थोड़ा इंक्रीज था, इसीलिए उस दिन मेरा एक न्यू मेडिसिन डॉक्टर ने चालू किया, दैट इज़ UDLIV फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। एंड उसी दिन डॉक्टर ने ये भी कहा कि अभी आप हॉस्पिटल बुक भी कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, एंड हॉस्पिटल बैग भी आप रेडी रखिएगा, 32-34 वीक के पहले ही कर लीजिएगा ये सारी चीज़ें। तो क्योंकि बेबी कभी भी आ सकता है उस टाइम के बाद, तो इसीलिए अभी से उसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पे कैसा है ना, यहाँ पे आपको अगर कोई अच्छा हॉस्टल बुक करना है तो आपको 3 मंथ 4 मंथ पहले से प्रायरली बुकिंग करनी पड़ती है, बिकॉज एंड मोमेंट पे आपको शायद ना मिले, अवेलेबल ही ना हो। तो इसीलिए सेफर पॉइंट पे करके रखना अच्छी बात है, बिकॉज उस टाइम पे ना हौच पौच मच जाता है, तब आप चक्कर नहीं काट सकते हो हर एक हॉस्पिटल का कि यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं है तो कहीं और जाते हैं। तो इसीलिए पहले से अगर आप सब कुछ रेडी रखोगे ना तो वो आप खुद थोड़ा काम रह पाओगे, क्योंकि उस टाइम पे ना बहुत ही हौच पौच मच जाता है। तो इसीलिए हम सारी चीज़ें जो है वो पहले से ही सब कुछ रेडी रख रहे थे, तो इसको भी हमने सोचा पहले से ही सब चीज़ करके रख देते हैं ताकि हम रिलैक्स रह पाए उस टाइम पे। तो मैं जिस डॉक्टर को प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से दिखा रही थी, आई थॉट कि मैं उनसे ही डिलीवरी करवाऊंगी, बट शी वॉज़ नॉट अवेलेबल। आई थिंक मैंने उनसे लास्ट मेरी मुलाकात हुई थी 4th मंथ में, एंड उसके बाद मैंने ना उनको देखा ना सुना, बिकॉज वो अवेलेबल ही नहीं थी, वो सेंटर में ही नहीं आती थी, नॉट फॉर मी, किसी के लिए भी नहीं आती थी। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता था कि ना स्टार्टिंग में वो पेशेंट ले तो लेती हैं, लेकिन उसके बाद वो छोड़ देती है बाकी लोगों के ऊपर, एंड वो अनअवेलेबल रहती थी। सो जब मैं कंसल्टेशन के लिए भी जाती थी तो उनका जो जूनियर डॉक्टर था वो मुझे असिस्ट करते थे, एंड जो भी मेडिसिन थे वो ऊपर नीचे करके मुझे दे दिया जाता था। टच वुडली मुझे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, बट सोचिए अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस होता तो फिर क्या होता। जब मेरा सर्कलेज भी हुआ था तब भी मेरी डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं थी, तो मुझे बहुत टाइम से ये फील हो रहा था कि इट्स अ रेड फ्लैग। एंड एंड में आके मैंने अब रियलाइज़ कर लिया था कि मुझे अभी एक डिसीजन लेना पड़ेगा, बिकॉज़ डिलीवरी की बात है, बेबी की बात है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा, ये मान के चलना थोड़ा सा मुश्किल था। इसीलिए मैंने सोचा कि आई नीड टू चेंज माई डॉक्टर, बिकॉज आई नीड समवन हु कैन गाइड मी and at least available on call or WhatsApp whenever I'm in need. So this is a high time I should change my doctor, and जैसे सोचना वैसा ही करना। मैंने दूसरी जगह पे कंसल्ट किया एंड मैंने अपना डॉक्टर चेंज कर लिया। सो आप में से बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आप कौन से डॉक्टर से कंसल्ट कर रही हैं, कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ पे आप दिखा रही हैं। सो मैं करेंटली जहाँ पे दिखा रही हूँ वो है Cloud9 हॉस्पिटल, पिंपले सौदागर ब्रांच, एंड मेरी जो डॉक्टर है वो है सौम्या कुलकर्णी। शी इज़ वेरी 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 गुड, एंड मैंने ये डिसीजन लिया ना, आई एम सो हैप्पी कि मैंने ये डिसीजन लिया। शी इज़ अ वेरी पोलाइट लेडी और सारी बातें बहुत अच्छे से सुनती भी हैं, एंड आपको गाइड भी बहुत अच्छे से करती हैं, वो अवेलेबल भी रहती हैं। फर्स्ट डे जब मैंने उनसे कंसल्ट किया था उन्होंने उनका व्हाट्सअप नंबर मुझसे शेयर कर दिया, एंड कुछ भी इमरजेंसी हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं कभी भी उनको टेक्स्ट कर सकती हूँ, शी विल आंसर। तो थोड़ी बिजी डॉक्टर हैं, बट जब भी उनको टाइम मिलता है वो आपको रिप्लाई दे देती हैं, अगर वो कंसलेबल हुआ तो। अगर कंसलेबल नहीं है, कोई सिली सा चीज़ है तो वो थोड़ा अवॉइड कर देंगी, बट इट्स ओके, एटलीस्ट शी इज़ अवेलेबल, राइट। आप कंसल्ट करने जा रहे हो तो वो ही सामने आपको मिलेंगी जिससे आप बात कर पाओगे। एक होता है ना कि जब आप डॉक्टर से मिलते हो एक बॉन्डिंग आपका और डॉक्टर का भी बनता है, एक कॉन्फिडेंट आपको आता है। जब आप डिलीवरी रूम में रहते हो, लेबर हो या OT हो, तो उस टाइम पे ना आप पूरी तरीके से उनके ऊपर समर्पण कर देते हो, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो एक कनेक्शन बने डॉक्टर के साथ आपका। तो
मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो अगर आप पुणे से हो एंड यू आर लुकिंग फॉर अ गुड गायनोकोलॉजिस्ट, देन आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप एक बार सौम्या कुलकर्णी से ज़रूर मिलिएगा। शी इज़ वेरी वेरी गुड, शी इज़ बेस्ट एक्चुअली। सो जब मैं फर्स्ट टाइम कंसल्ट करने के लिए गई थी तो उन्होंने मुझे एक ब्लड टेस्ट करने के लिए कहा, LFT एंड बाइल एसिड का। तो LFT कुछ टाइम पहले 28 वीक में मेरा ऑलरेडी हुआ था, जिसमें SGPT एंड SGOT इंक्रीज़ आया था। सो उन्होंने फिर से मुझे कराने के लिए कहा। नाउ वाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट, मतलब बार बार क्यों इसके ऊपर टेस्ट करवाया जा रहा है, इसका क्या मतलब इम्पॉर्टेंस है SGPT एंड SGOT। सो गाइज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक्चुअल में, बिकॉज SGPT SGOT अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ रहता है तो बेबी फुल टर्म से पहले ही आ जाता है, बेबी को यूट्रस में बहुत सारा तकलीफ होता है, बेबी पॉटी भी कर सकता है समय से पहले, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर बाइल एसिड ग्रेटर देन 100 होता है तो फिर बेबी का मूवमेंट कभी भी बंद हो सकता है पेट के अंदर ही। तो इसीलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको क्लोजली मॉनिटर करते हैं डॉक्टर। एंड लास्ट मोमेंट पे आके वो इतना इंक्रीज़ हो गया था, आई वॉज स्कैर्ड। तो डॉक्टर ने कहा कि जो फर्स्ट वाला आपका टेस्ट था वो सही से नहीं हुआ था, बिकॉज ये फास्टिंग में करना चाहिए। और मेरा जो पहला वाला LFT जो ब्लड टेस्ट मैंने करवाया था, अगर आपने ग्रो स्कैन वाला व्लॉग देखा है तो आई थिंक इवनिंग के टाइम पे मैंने ब्लड सैंपल दिया था, मतलब खा पी के ठूस होके मैं गई थी ब्लड सैंपल देने के लिए, क्योंकि मेरी डॉक्टर ने मुझे कहा ही नहीं था कि ये फास्टिंग में करना पड़ता है। तो उसका एक्यूरेसी बहुत ही कम हो जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर ने, अभी करंट वाली जो डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि आप फास्टिंग में एक बार ये टेस्ट करके देखो और मुझे वो रिपोर्ट ला के दीजिए, उसके बाद ही मैं कुछ बता सकती हूँ। एंड 34th वीक में मेरा जो ग्रोथ स्कैन था वो एज़ यूजुअल शेड्यूल था। तो फिर मैंने ब्लड टेस्ट करवाया एंड जो रिपोर्ट था वो मैं लेकर डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने चेक किया एंड SGPT SGOT जो था वो पहले से थोड़ा कम था, लेकिन जो नॉर्मल रेंज है उससे ज़्यादा ही था मेरा। तो डॉक्टर ने उस दिन मुझे कह दिया था कि अगर सुकन्या ये इंक्रीज़ होता ही रहेगा तो हम 36-37 तक ही रुकेंगे, उसके बाद हम बेबी को हमें लाने का प्लान करना पड़ेगा, बिकॉज़ उसके बाद बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा बेबी के लिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है हर एक मोमेंट पे। तो मैं थोड़ा डर गई ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे ऐसा था मैं 40 वीक तक रुकना चाह रही थी, मतलब फुल एकदम प्रेगनेंसी का जो फेज़ होता है वो फुल एकदम एंड तक मुझे रहना था, क्योंकि बेबी आपके पेट में जितना टाइम रहेगा ना उसका डेवलपमेंट अच्छे से होता है। तो मुझे पहले कभी नहीं लाना था बेबी को, तो मैंने यही सोच के रखा था। तो मैंने डॉक्टर को कहा कि मेडिसिन तो मैं ले रही हूँ, क्या मुझे कंटिन्यू करना है। तो जो मैं मेडिसिन ले रही थी यूडिलिप, वो डॉक्टर ने मुझे टिल डिलीवरी तक कह दिया कि वो आप तो लेते ही रहो, एंड फिर आपका कुछ टाइम के बाद हम फिर से ब्लड टेस्ट करेंगे, डोंट टेक टेंशन एंड स्ट्रेस मत लेना, जो भी है जैसा भी होगा सब सही होगा। वैसे भी 36 के बाद बेबी फुल टर्म तक पहुंच ही जाता है, तो बेबी फुल टर्म ही होगा आपका, ठीक है। तो इतना टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अगर पॉटी वगैरह कुछ कर दिया या मूवमेंट कभी भी बंद हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि फुल प्रेगनेंसी बहुत अच्छा गया एंड एंड में जाके लास्ट वीक में जाके बहुत कुछ हो गया। तो भाई टेंशन इतना ज़्यादा अभी हो रहा है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। स्टिल आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज मुझे सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करना है, पूरी जर्नी शेयर करनी है, बिकॉज आई नो कि जब आप इस दौर से गुज़रते हो तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, एंड उस टाइम पे अगर सिमिलर कोई केस स्टडी आपको मिले या फिर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करे तो बहुत हिम्मत आती है उससे, सच में। तो इसीलिए मैं जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। क्या पता अभी कोई ये वीडियो देख रहा होगा जिसे अभी उस चीज़ की नीड है, तो उनको वो चीज़ मिल जाए, उनको सोल्यूशन मिल जाए या कोई आइडिया मिल जाए या कोई एडवाइस मिल जाए। तो दैट्स द पॉइंट कि मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ इस हालत में भी। तो डॉक्टर ने जैसे कहा मैंने वैसे ही किया, मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा ना वो फीलिंग आ रही थी, मतलब एक होता है ना कि आप भरोसा कर पाओ किसी के ऊपर, तो वो वाली फीलिंग आ रही थी मुझे डॉक्टर के, हाँ डॉक्टर है, शी विल हैंडल एवरीथिंग। तो मुझे ये वाली फीलिंग आ गई थी उनके ऊपर, तो मैंने इसीलिए उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लिया। अब इतना कुछ देख लिया पूरी प्रेगनेंसी में, अब लास्ट में आके मुझे मतलब वो चीज़ नहीं छोड़नी कि हाँ सब पॉजिटिविटी जो है वो नहीं छोड़ना था। तो मैंने सोचा नहीं, अब तक अच्छा हुआ तो आगे भी अच्छा होगा और एंड भी अच्छा होगा इसका। तो वही पॉजिटिविटी लेके हम चल रहे हैं एंड वही रखना है। तो सारी चीज़ों को हम पार करके आए हैं, तो इसको भी हम पार कर लेंगे।
तो बस अभी जो ग्रोथ स्कैन था 34th वीक में, उसके लिए मैं गई थी। ग्रोथ स्कैन के रिपोर्ट अच्छे आए थे। बेबी में कोई प्रॉब्लम, मतलब वो जो नॉड वगैरह होता है वो सारी चीज़ें, प्लाजेंटा का चीज़ें, एमनेटिक फ्लूइड जो है, एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन। सो बेबी ने हेड डाउन भी कर लिया है, तो अभी फिक्स नहीं हुआ है। तो डिलीवरी के लिए क्या होता है ना कि बेबी हेड डाउन करना इनफ नहीं होता है, उसका हेड फिक्स भी होना पड़ता है। तो हेड अभी तक फिक्स नहीं हुआ है, हेड डाउन कर लिया है, तो इसीलिए सब सही चल रहा है, तो ठीक है। एंड LFT का भी और एक टेस्ट डॉक्टर ने दिया है, वो एंड टाइम पे होगा। सो 36 वीक में मेरा जो लास्ट स्कैन था वो शेड्यूल था, एंड दैट इज़ ग्रोथ स्कैन ऑफ कोर्स। सो उसमें बेबी का पोजीशन चेक करते हैं डॉक्टर कि बेबी ने हेड डाउन किया है कि नहीं किया है। अच्छा, इसमें ना बेबी का हेड फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है वो नहीं पता चलता है, वो इंटरनल चेकअप से ही पता चलेगा। सिर्फ आपको ये पता चलेगा कि बेबी का पोजीशन कैसा है, मतलब उसका हेड अपर में है या लोअर में है या साइड वाइज है, तो ये सब चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। और उसके आसपास का जो पानी है, एमनियोटिक फ्लूइड, वो कैसे क्वांटिटी में है, मतलब नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है कि कम है, ये चीज़ें पता चलती है। प्लाजेंटा का पोजीशन आपको पता चल जाता है। एंड बेबी के आसपास जो नॉड बन जाती है ना, गले के आसपास नॉड अटका लेते हैं, वो सब हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये बेसिकली चीज़ें चेक किया जाता है ताकि ये डिसाइड हो पाए कि आपका डिलीवरी कब और किस तरीके से होगा। तो मेरी जो रिपोर्ट थी वो सब सही आया था, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे, तो आई कैन गो फॉर द नॉर्मल डिलीवरी। एंड हेड फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है वो फिर इंटरनल चेकअप में ही पता चलेगा। अगर हेड फिक्स नहीं होता है तो भी आप नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा सकते हो, तो वो चीज़ें भी रहती हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, एंड सी सेक्शन में तो कुछ भी हुआ तो सी सेक्शन डॉक्टर सजेस्ट कर देते हैं, कोई रिस्क नहीं लेते हैं। एक्चुअली वैसे ही है कि बेबी ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी मोड से आप बेबी को लाओ, वेदर इट इज़ सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी, इट डजेंट मैटर। अगर बेबी आपका सही से दुनिया में आ रहा है तो बस वो हेल्दी होना चाहिए, और कुछ मैटर नहीं करता है। तो हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि हमें इसी तरीके से ही बेबी को लाना है। वी आर ओपन फॉर एवरीथिंग, कि चाहे नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मेरा बेबी हेल्दी वे में दुनिया में आना चाहिए, एंड सब सही रहना चाहिए। तो यही है, तो इसलिए मैंने माइंड को ना दोनों चीज़ के लिए प्रिपेयर करके रखा है। बहुत टाइम पे ऐसा होता है ना, लोग ये सोच के जाते हैं लेकिन एंड मोमेंट पे ना जाकर दूसरी वाली चीज़ हो जाती है, तो उस टाइम पे वो प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं, एंड सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने हमेशा से ओपन रही हूँ मैं थ्रू ओवर द प्रेगनेंसी, एंड मैंने सारी चीज़ें, बहुत सारे वीडियोस देख के रखे हैं ताकि खुद को मैं प्रिपेयर कर पाऊँ। या सो आई एम प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। तो डॉक्टर के पास जब मैं गई रिपोर्ट लेकर, तो डॉक्टर ने भी कहा कि सारा चीज़ सही है। तो अभी आया इंटरनल चेकअप की बारी। तो अभी क्योंकि मेरी सर्कलेज हुई थी, अच्छा इस टॉपिक पे तो बात ही नहीं हुई सर्कलेज के बाद। तो अगर आपका सर्वाइकल सर्कलेज होता है तो फिर किस तरीके से आप डिलीवरी कर सकते हो। बहुत लोगों को लगता है कि ना वो नॉर्मल नहीं करा सकते, सी सेक्शन ही कराना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। सर्कलेज अगर हुआ है तो आप नॉर्मल भी करा सकते हो, सी सेक्शन भी करवा सकते हो, जो भी है आप दोनों में से कोई भी मोड पे जा सकते हो। अभी डिफरेंट ये है कि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाते हैं तो सर्कलेज के जो स्टिचेस हैं ये आपको प्रायरली रिमूव करने पड़ते हैं। तो ये 36 to 37 वीक में डॉक्टर आपका रिमूव करते हैं विदाउट एनेस्थेसिया, और ये बहुत ही पेनफुल होता है, ये मैं पहले से बता देती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे डॉक्टर ने कह दिया था अगर आपको नॉर्मल के लिए जाना है तो मुझे आपके टाँके निकालने पड़ेंगे, और उसको आपको बिना एनेस्थेसिया दिए ही मुझे निकालने हैं, और वो बहुत पेनफुल होता है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वो निकालते निकालते आपको लेबर पेन भी स्टार्ट हो सकता है। और अगर आप सी सेक्शन पे जाते हो तो फिर ये जो स्टिचेस है ये ओटी में रिमूव करते हैं अंडर एनेस्थेसिया, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये है डिफरेंस। तो मुझे मेरे डॉक्टर ने ये सब चीज़ें कह दिया था, एंड मुझे कहा कि आप सोच लो कि आपको किस तरीके से करवाना है। और इंटरनल चेकअप जब डॉक्टर ने किया था तब डॉक्टर ने मुझे कह ही दिया था कि नॉर्मल थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा है, बिकॉज सी मुझे मेरी प्रेगनेंसी पता है ना कि मैंने थ्रू ओवर प्रेगनेंसी में कोई कुछ भी नहीं किया, मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ना वॉकिंग ना एक्सरसाइज, कुछ भी नहीं किया मैंने, घर के काम भी नहीं किया। तो बैठे बैठे ना मेरा जो पेल्विस है वो इतना ज़्यादा पेन कर रहा था, मतलब अब आजकल मेरी रातें और दिन ऐसे कटते हैं ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। इट इज़ सो पेनफुल, मतलब बैठने में, खड़े होने में, सोने में, करवट लेने में इतना ज़्यादा पेन होता है। मतलब देखो पेट में तो एक लोड है ही, साथ में जब पेल्विस का पेन होता है ना, आपके दोनों पैर जवाब दे जाते हैं, एंड इट इज़ सो पेनफुल, सो पेनफुल। तो मुझे पता था कि नॉर्मल तो भाई शायद मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा फिजिकल एक्टिविटी करा ही नहीं कि मैं कुछ कर पाऊँ। एंड लास्ट मोमेंट में जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था
31st वीक में। तो डॉक्टर ने भी मुझे कह दिया कि क्योंकि सर्कुलेज हुआ है तो आप खड़े खड़े कोई एक्सरसाइज अभी भी नहीं कर सकते हो, आपको बैठ के ही करना है। तो बैठ के करके मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, मैंने ट्राई भी किया बट नहीं हो रहा है कोई फ़ायदा। सो मैंने डॉक्टर से सब चीज़ें शेयर करी, ओपन रही मैं सब चीज़ें। तो डॉक्टर ने कहा कि आप सोच लो, ऐसा कुछ नहीं है, आजकल सी सेक्शन भी होता है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। और जब डॉक्टर ने इंटरनल चेकअप किया तो उन्होंने कह ही दिया कि मे बी नॉर्मल शायद सक्सेसफुल ना हो। तो अभी इसका कोई पॉइंट नहीं बनता ना कि मैं पहले स्टिचेस निकालूँ, उसका दर्द सहूँ, अगर बाई चांस लेबर आ गया तो फिर आगे का प्रोसेस जाएगा, अगर नहीं आया तो फिर जब लेबर आएगा तब उसके दर्द सहूँ, और उसके बाद अगर मैं डिलीवरी नहीं कर पाई लेबर के थ्रू भी तो उसके बाद एंड कर देंगे सी सेक्शन करके, तो उसमें मैं सी सेक्शन के भी दर्द सहूँ। तो क्या क्या फ़ायदा, मतलब मैं दर्द कितना सहूँ और मैं नहीं ले पा रही हूँ इतना दर्द। तो फिर मैंने और सत्य ने बात की और हमने डॉक्टर को कहा कि जो भी सही रहेगा हमारे बेबी के लिए वो आप डिसाइड कर दो। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, हम देखते हैं, अभी तो टाइम है आपका, हम क्लोजली मॉनिटरिंग कर रहे हैं सारी चीज़ें, जैसा होगा उस तरीके से हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो फ़िलहाल डॉक्टर ने ये कहा है कि एसजीपीटी एसजीओटी क्योंकि अभी भी इंक्रीज़ है, अभी मैंने करंटली एक टेस्ट करवाया था एक हफ्ते पहले ही, तो उसमें भी हल्का सा इंक्रीज़ है अभी भी। तो डॉक्टर ने कहा कि वी कांट वेट टिल 40th वीक बिकॉज कुछ भी हो सकता है, अभी भी सब कुछ अगर सही चल रहा है तो जितना जल्दी आप डिसीजन लोगे वही अच्छा रहेगा। तो अभी करेंटली मेरा चल रहा है 38 वीक, अभी ख़त्म होने को ही है। यस हाँ, 38 वीक तक पहुंच गई मैं। सो डॉक्टर ने कहा कि नेक्स्ट वीक 39 तक आप डिसीजन ले लो कि क्या करना है कैसे करना है, क्योंकि अगर नॉर्मल में भी जाना है तो फिर उसका भी पेन इंड्यूस होता है, तो वो भी प्रोसेस है। तो डॉक्टर ने कहा कि आप सोच लो, बात कर लो, एंड देन उसके बाद हम नेक्स्ट वीक तक टिल वेट कर सकते हैं, उसके बाद हम नहीं वेट कर सकते। मैं आपको अपना फेस क्या बताऊँ, अब आजकल मुझे रात को नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है मुझे, बिकॉज जैसे जैसे टाइम जा रहा है ना मुझे लिटरली मेरी रात की नींद उड़ गई है। तो प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है ना वो तो हंस खेल के लोग गुजार ही देते हैं, थोड़ा तकलीफ़ होती है बट उसमें भी मज़ा आता है, लेकिन जब डिलीवरी के टाइम आता है ना तब लिटरली दिमाग काम नहीं करता है एंड बहुत ज़्यादा डर लगता है, चाहे वो कोई भी मोड से हो, डर तो लगता ही है, सबको लगता है, अच्छे खासे को लगता है। बट हाँ, एक्साइटमेंट भी है कि नेक्स्ट वीक तक बेबी आ जाएगा। सो यस, बेबी इज़ कमिंग नेक्स्ट वीक, आई एम सो एक्साइटेड। उसकी एक्साइटमेंट तो अलग लेवल की है बट डर भी लग रहा है क्योंकि पेन सहने का टाइम आ गया है। तो इसके साथ मेरा जो फुल प्रेगनेंसी जर्नी था वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया है। होप मेरी फुल प्रेगनेंसी जर्नी से आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। और अगर कोई भी क्वेश्चन रहा, कोई भी दुविधा है, कोई भी क्वेरीज है आपके मन में, या आप सेम कुछ जगह से गुजर रही हैं जहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत है, कुछ पूछना है, तो डेफ़िनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। मैं तो आपको रिप्लाई करूँगी ही, बट एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि बाकी प्रेग्नेंट औरतें भी आपको रिप्लाई देती है, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है, क्योंकि मेरे लास्ट वीडियोज़ में मैंने देखा है वो चीज़ कि कैसे लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं। एंड इस टाइम पे ना सब कोई चाहता है कि ना कि सबकी डिलीवरी बहुत अच्छे से हो जाए, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो, एंड सबकी प्रेगनेंसी अच्छे से हो जाए, एंड या सबको खुशी मिले। तो डेफ़िनेटली अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी दौर से आप गुजर रही हैं जो आप शेयर करना चाह रही हैं, तो डेफ़िनेटली कमेंट पे आप शेयर कर सकते हैं। एंड क्या दैट इज़ इट फॉर टुडे। इसके साथ मैं ये वीडियो को एंड करती हूँ। एंड अब बस बेबी का वेट है, और आप लोग अपना ढेर सारा प्यार बना के रखिए, और प्लीज़ प्रे फॉर अस कि सब सही से हो जाए। पूरी जर्नी तो हमने काट ली, अभी लास्ट पड़ाव है डिलीवरी, वो भी बहुत अच्छे से हो जाए, मेरा जो बेबी है वो हेल्दी इस दुनिया में आ पाए, उसके लिए प्लीज़ आप लोग प्रे करिएगा। एंड या सब अच्छे से हो जाए बस। दैट्स व्हाट टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।